नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, अभी एक घटना मतलब सामने आ रही है, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है और खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है। और साथ ही साथ आपका जीएस पेपर जो 3 है, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है कैसे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी ये सुनने को आ रहा है कि जो यूएई है, कतर है, यह जो मुख्य रूप से गल्फ यानी खाड़ी जो देश है, खाड़ी देश जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हुई है। और वर्षा होने के कारण, रेन होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे फ्लड आ गया है। मतलब फ्लड जैसे सिचुएशन हो गया और फ्लड बिल्कुल आ भी गया यहाँ पे। तो 3 चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। वो कौन-कौन सी 3 चीजें चलनी चाहिए? पहला एक कि इस इन लोकेशन पे मुख्य रूप से फ्लड कैसे आ जाएगा? पहला चीज यहाँ पे फ्लड कैसे आ गया? तो फ्लड कैसे आया? रेन से। कैसे आया? रेन से, बारिश से। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि रेन तब कहाँ से इन एरिया में आ गया, इन प्रदेशों में या इन जगहों पे, इन प्लेसेस पे रेन वर्षा क्यों इतना आ गया? अभी क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेन आना मतलब स्वाभाविक नहीं है, उसका कारण है कि यह क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये जो एरिया है पश्चिमी एशिया के जो कंट्रीज हैं, खासकर से यूएई हो गया, दुबई, कतर जो है ये हो गया, या सऊदी अरबिया हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन देशों में आपको दिखाई देगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा है ना। मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वह ज्यादा आपको दिखाई देंगे। और शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण सीधा सीधा यहाँ पे रेन का जो इम्पैक्ट होता है, वर्षा का जो इम्पैक्ट होता है, वह तो बिल्कुल लो होता है, बिल्कुल कम होता है ना, बहुत ही सीमित मात्रा में या कम मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। लेकिन यह चीज क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, तब फिर रेन आया कहां से? पहला चीज, रेन आया कैसे? अगर रेन आ गया और मरुस्थलीय इलाका है, बाय द वे रेन आ भी गया और मरुस्थलीय इलाका है, तो मरुस्थलीय इलाकों में आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो बालू है उसके कण आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि जो पर्वत या पत्थर वहां के होते हैं, वह तापांतर ज्यादा होने के कारण, आपने पढ़ा होगा तापांतर होने ज्यादा जब होता है तो क्या होता है, मरुस्थलीकरण सीधे सीधे क्या होता है, उसका मुख्य रूप से इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है। मरुस्थलीकरण बढ़ता है क्यों? तापांतर ज्यादा होने से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया और रात में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वह हाई होता है, इसीलिए यह सारी चीजें होती हैं। फिर आपके दिमाग में चलेगा तो ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो किसी भी चीज में क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक ना। और जब टेम्परेचर लो होता है तो वह इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु में सिकुड़न होती है। जैसे ठंड के दिन में ही देख लीजिए, जब ठंड ज्यादा आ जाता है तो सिकुड़न होने लगता है। और वही गर्मी का दिन हो तो आप 2 या 4 कपड़े नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय प्रसार होता है, तो प्रसार होगा तो ऑटोमेटिक आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो वैसे हवाओं के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हवाओं में भी आपने देखा होगा कि जो हवा है या एयर है ना, एयर क्या करता है, जो ठंडा होता है, ठंडी हवा होती है, वो क्या होती है, नीचे सिंक होती है। लेकिन गर्म हवा जो होती है वह ऊर्ध्वाधर उठने का काम करती है, ठीक ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो प्रसार अत्यधिक मात्रा में होगी। और जब टेम्परेचर रात में बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा तो सिकुड़न अत्यधिक मात्रा में होगा। इस स्थिति में क्या होगा, जो वहां के रॉक्स हैं, जो वहां के चट्टाने हैं, वह चट्टाने क्या होंगी, भंगुर होना शुरू कर देंगी। अब आप बोलेंगे चट्टाने भंगुर क्यों होना शुरू होंगी? तो जो रॉक्स हैं इसमें दिन के समय क्या होगा, दिन के समय प्रसार होगा। तो प्रसार होगा तो इसके कण क्या होंगे, फैलेंगे। और वही रात को जो है वह क्या होंगे, फिर पास पास सिकुड़ना शुरू होंगे। जब एक ही चीज बार बार सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, तो इसमें क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, ये सीधे सीधे भंगुर हो जाएगा। भंगुर का मतलब आप समझते हैं ना, यह टूट जाएगा। और टूटेगा तो सीधे सीधे क्या होगा, इसमें जिन कणों से मिलके बना होगा वह छोटे छोटे कणों में ये मुख्य रूप से टूट जाएगा। यानी एक तरह से इसका अपर्दन हो जाएगा, है ना। जैसे बलुआ अपर्दन कहा जाता है, उस तरह का अपर्दन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे सबसे मेजर क्वेश्चन ये आना चाहिए कि रेन हुआ क्या, है ना, मतलब कैसे हो गया रेन।
तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर रेन हो भी गया बाय द वे, तो रेन हो गया तो यहाँ की वर्षा की जो पानी होनी चाहिए वो पानी वर्षा के होने के कारण क्या होना चाहिए, यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय इलाके को इस पानी को सोख लेना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा भारत के संदर्भ में जो थार रेगिस्तान है या थार मरुस्थल है, उसमें एक नदी जाती है लूनी नदी, वह कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब समाप्त नहीं होगी, बिल्कुल बालू वाला जब इलाका में जाएगी होते हुए, उस रास्ते से मरुस्थलीय इलाकों से होकर जाएगी, तो बालू क्या होता है, बालू क्या करता है, मुख्य रूप से पानी को सोखने का काम करता है। जैसे सबसे पहले एक कंसेप्ट भी चला था सोखता वाला। सोखता कैसे बनाया जाता है, उसमें बालू वगैरह ज्यादा मात्रा में डाला जाता था कि पानी जो है उसका क्या करे, वो संचयन करे, यानी मुख्य रूप से जो वाटर लेवल है, यानी पानी का जो स्तर है, भौम जल का जो स्तर है, उसको रिचार्ज करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। ठीक वैसे इसको कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सुनने क्या आ रहा है कि बाढ़ आ गया। आखिर तब बाढ़ आया कैसे, जब ऐसे मरुस्थलीय इलाके हैं ज्यादा मात्रा में यहाँ पे, तो बाढ़ आया कैसे। अब यहाँ से हमारे लिए मेंस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मेंस में टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जलवायु पैटर्न वाला, है ना, जलवायु वाला। फिर दूसरा आपको दिखाई देगा कि यहाँ से परिस्थिति तंत्र और जलवायु परिवर्तन से इसका प्रभाव क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा जो है यह लोकेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ की जो मरुस्थलीय इलाके हैं और जो भारत के साथ ट्रेड है, जो अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर गए हुए थे, तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह सभी टॉपिक जो है आपको तैयार होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपको पता होगा कि ये यूएई हो गया या कतर हो गया, बहरीन हो गया, ठीक ना, इवन सऊदी अरबिया भी हो गया। इस सभी के सभी जो पर्शियन खाड़ी है, मतलब फारस की जो खाड़ी है, फारस की जो खाड़ी है वहां से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, फारस की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ पर जो वर्षा है वह मुख्य रूप से वर्षा आई कैसे, तो यहाँ पे इस समय चूंकि अगर आपको दिखाई देगा, यह पश्चिमी एशिया का जो देश है, अगर उसको ग्लोब पे आप देखने का काम करेंगे, पृथ्वी पे देखने का काम करेंगे, पृथ्वी के ग्लोब पे अगर आप देखेंगे, तो आपको दिखाएगा सीधा सीधे कि यह है मुख्य रूप से 0 अंश का रेखा, यानी विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, है ना, मतलब भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर आपको दिखाई देगा भारत वाला जो पार्ट है, ये आपको दिखाई देगा, है ना, ये वाला पार्ट। अब इधर इस वाले पार्ट में है, अब ये पार्ट किसका है, तो आपको दिखाई देगा 30 अंश नॉर्थ के ऊपर है। इसका मतलब यह इलाका जो आएगा लगभग यह 30 और 60 के बीच में आएगा, मतलब मध्य अक्षांशीय वाला भाग में आएगा, मध्य अक्षांशीय वाले भाग में। और आपको बिल्कुल यह चीज स्पष्ट होगा, क्योंकि क्लास 6 के एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे या एनसीईआरटी पढ़े होंगे ज्योग्राफी का, तो आपको पता होगा कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यहाँ पे आपको दिखाई देगा अटलांटिक महासागर या सागर का। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा कि कौन सी पौने चलती हैं, तो यहाँ पे जो एयर चलती है, यहाँ पे जो पौने चलती हैं, वह कौन सी पौने होती हैं, पछुआ पौने होती हैं, ठीक है। अब क्यों पछुआ पौने चलती हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगता है, और यह जो पौने होती हैं, यह पौने मुख्य रूप से किधर, उत्तरी गोलार्ध में अगर आपको दिखाई देगा तो राइट की तरफ घूमती है, और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ घूमती है। तो यहाँ से यह लो प्रेशर वाला बेल्ट है या हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी और दाएं घूमेगी तो इस तरह से जाएगी, तो इस तरह से जाएगी, तो इसका मतलब कौन सी पौने होंगी, पछुआ पौने होंगी। ये चीज कंफर्म है। अब आप बोलेंगे कि आप पछुआ पौनों को क्यों बता रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो क्षेत्र पड़ रहा होगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जीसीसी जो देश है ना, गल्फ के जो देश हैं, या आप कह सकते हैं जो खाड़ी देश हैं, या इवन जो पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, वह सभी देश आपको दिखाई देगा लगभग मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पड़ेंगे। अर्थात उस पर प्रभाव किसका होगा, तो पश्चिमी जेट धाराओं का होगा और पछुआ पवनों का उस पर प्रभाव होगा। अब आप कहेंगे कि पछुआ पवनों का प्रभाव होगा तो इससे क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत नहीं है। जो उस समय वर्षा वहां पे हुई है, जो यहाँ पे वर्षा हुई है, आपको दिखाई दिया है सऊदी अरबिया यूएई में, जिसके कारण बाढ़ आया हुआ है, आखिर वर्षा आया कहां से, तो यह वर्षा मुख्य रूप से अगर आपको दिखाई देगा तो यह वर्षा आया होगा, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा, विक्षोभ के कारण आया होगा, और यह वर्षा हुई होगी वताग्र वर्षा, ठीक ना। कौन सा वर्षा हुई होगी, वताग्र वर्षा होगी, जिसको फ्रंटल रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रंटल रेन कहा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि फ्रंटल रेन होता क्या है, आगे अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में, फ्रंटल रेन क्या होता है। लेकिन इतना बस समझिए कि वताग्र होने के कारण, वताग्र, अब दो वताग्र हवाएं जब मिलती हैं तो उसके कारण वर्षा उसके डिपेंडेबल होता है, उसके आधार पे कितना वाटर वेपर जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे है
कि मानते हैं कि वताग्र के कारण ही वर्षा हो रही है, लेकिन वताग्र के कारण भी वर्षा होती है तो उसमें भी क्या चाहिए, उसको वाटर वेपर चाहिए, है ना, वाटर वेपर चाहिए। और वाटर वेपर में भी आपको पता होगा, यानी वाटर वेपर में जलवाष्प, लेकिन जलवाष्प में भी आपको पता होगा कि जो गर्म हवाएं होंगी वही एक जलवाष्प धारण करने की उसमें क्षमता होगी। क्यों क्षमता होगी जलवाष्प धारण करने की क्षमता? क्यों? क्योंकि जब हीट होगी, टेम्परेचर उसके पास ज्यादा होगा तो वहां पे ह्यूमिडिटी उसके पास ज्यादा होगी, यानी जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, ठीक ना। तो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जब मिलेंगी तभी जाके यह फ्रंटल रेन होगा, यानी वताग्र वाला कंडीशन तभी होगा, वताग्र वाली वर्षा तभी हो सकती है जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जब मिलेंगी तब। अब मिलने का भी कई कंडीशन है कि ठंडी हवा प्रबल है कि गर्म हवा प्रबल है, और दोनों जो है धरातल से आ रही हैं कि ऊपर ऊपर आ रही हैं, ये भी डिपेंडेबल होता है। क्योंकि अगर धरातल से नहीं आ रही हैं तो समुद्र के सतह से भी नहीं आएगी और धरातल की सतह से भी नहीं आएगी, तो वाटर वेपर को अपने पास ग्रहण ही नहीं कर पाएगी। तो उस तरह का वताग्र होता है, उसमें वर्षा होती ही नहीं है, आपने पढ़ा होगा। तो तीसरा टाइप होता है फ्रंटल रेन का। तो इसके कारण यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा कि इन क्षेत्रों पे, इन एरिया पर वर्षा जो है यह हुआ है। अब वर्षा हुआ है तो वर्षा कई तरह का होता है। एक तरह का वर्षा जो है कपासी मेघ के कारण होता है। कपासी मेघ आपने पढ़ा होगा, तो काले रंग के बादल बनते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और एक कपासी मेघ आपको ज्यादातर दिखाई दे देंगे भूमध्य सागरीय या विषुवत-रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको ज्यादातर दिखाई दे देंगे कि हमेशा, लगभग हमेशा जो है यह कपासी मेघ बनता है और वहां पे वर्षा होती है लगभग दोपहर के समय। यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा हुआ है, इवन 2024 या 23 के आसपास प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक ना, स्टेटमेंट करके। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, कपासी मेघ क्यों बनता है? तो कपासी मेघ ऐसा मेघ होता है जो काले रंग का बादल बनता है, बिल्कुल उसका जुड़ाव जो होता है वो मतलब ये धरातल से होता है, और उसमें सबसे ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। अब वही वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो ठंडा होने के कारण संवहन की प्रक्रिया होती है, तो सघनन की प्रक्रिया के द्वारा वह नीचे गिरते हैं। तो भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है या विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर मतलब ये प्रोसेस ज्यादा होता है। कारण यह है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने के कारण टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, और हाई होने के कारण हमेशा जो है जो पौने होती हैं, पौने तो विंड हो जाएगी, एयर जो होता है, जो ऊर्ध्वाधर जो हवाएं चलती हैं, एयर क्या होता है, वह जलवाष्प को ग्रहण करके लेके ऊपर की ओर उठता है, और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो क्या होता है, टेम्परेचर उसका लो होते जाता है, तब संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वहां पे बारिश होती है। लेकिन बात आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि इक्वेटर में ही जो वर्षा होती है, तो वहां पे तो आपने कहा कि इक्वेटर में जो वर्षा होती है यह वताग्र वर्षा नहीं है, यह मानसूनी वर्षा होती है या टेम्परेचर के कारण वर्षा होती है। लेकिन अभी यहाँ पे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आप बता रहे हैं कि जो वर्षा हुई है वताग्र के कारण हुई है। आखिर वताग्र का मतलब क्या वताग्र यहाँ पे नहीं बन सकता है, इक्वेटर पे नहीं बन सकता है? नहीं, इक्वेटर पे वताग्र नहीं बन सकता है। अब आप बोलेंगे कारण क्या है, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, गर्म हवा और ठंडी हवा, इनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। इनका घनत्व द्रव्यमान सब समान होता है, वहां पे घनत्व द्रव्यमान असमान होता है, इसलिए वहां पे वताग्र बनने का कंडीशन होता है। कहां पे? खासकर आपको दिखाई देगा पश्चिमी जो अक्षांश क्षेत्र, सॉरी मध्य अक्षांश क्षेत्र है वहां पे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है टेम्परेचर ही हाई हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमेशा टेम्परेचर हाई रहेगा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में? नहीं, वह सूर्य के मतलब प्रकाश पर डिपेंडेबल होगा और पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंडेबल होगा, मन परिक्रमण पे। पृथ्वी जैसे जैसे परिक्रमण करते हुए सूर्य के पास आएगी, जैसे चूंकि झुकाव है उसका 23 अंश अपने अक्षों के साथ, तो वैसे वैसे वहां पे मुख्य रूप से वहां पे टेम्परेचर पड़ना शुरू होगा, वह उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो वह प्रोसेस होगा जिसके कारण वहां पे आपको दिखाई देगा कि हमेशा टेम्परेचर हाई या मतलब या लो नहीं रहता है, ठीक ना, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर सीधा पड़ता है हमेशा सूर्य के प्रकाश का, तो टेम्परेचर हमेशा भूमध्य रेखीय क्षेत्र या जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पे हाई रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये टेम्परेचर परिवर्तित भी होता है? हाँ, बिल्कुल परिवर्तित होता है। वो पृथ्वी के परिक्रमण और सूर्य का जो है परिवर्तन होने के कारण, सूर्य हालांकि परिवर्तन नहीं होता है, पृथ्वी ही गति करती है, जिसके कारण ये सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन हम लोग चूंकि बात कर रहे थे कपासी मेघ, तो कपासी मेघ मैंने बताया कि वहां पे क्या होता है, धरातल से जुड़ा हुआ ये मेघ होता है, वाटर वेपर ज्यादा होता है, काले रंग का बादल होता है, बहुत तेजी से एक ही जगह पे और एक ही ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, और ज्यादा मात्रा में वर्षा होने के बाद यह फिर मौसम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक ना। तो वताग्र होने के कारण वहां पे वर्षा हुई है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मुख्य रूप से यह वर्षा हुई है कहाँ पे, जो पर्शियन गल्फ है वहां पे। तो क्यों इस समय हुई है, ठंडी के दिनों में वहां पे कैसे हो गई है? तो आपको पता होगा कि जैसे भारतीय मानसून जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा
कि भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून जब आपको दिखाई देगा तो आपको दिखाई देगा कि भारत का मानसून वाला जो क्षेत्र है उसमें निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। चूंकि ठंडी का दिन आता है तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है वो हाई प्रेशर के जोन में चला जाता है और नीचे वाला पार्ट तो लो प्रेशर। अभी कहेंगे आप कि क्यों ठंडी के दिनों में ऐसा क्यों होता है भाई? ठंडी के दिनों में ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य का जो है वह दक्षिणायन में चला जाना। अब सूर्य दक्षिणायन में चला हुआ है पृथ्वी के परिक्रमण होने के कारण, तो सूर्य का अधिकतम प्रकाश जो है दक्षिण गोलार्ध में पड़ रहा है और हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम पड़ेगा, ना मात्रा के बराबर पड़ेगा, लेकिन साउथ वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट पे ज्यादा पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ज्यादा है तो अपेक्षाकृत टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर जब ज्यादा यहाँ पे होगा तो प्रेशर वाला बेल्ट भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ही ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जब बनेगा तो सीधी सीधी बात है कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र जो है सॉरी प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, मुख्य रूप से कम बनेगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो प्रेशर जो है वो कम बनेगा। प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, इधर से आने वाली हवाएं और इधर से आने वाली हवाएं जो पहले जो पश्चिमी जेट हुआ करती थी, जो तिब्बत से मुख्य रूप से आपको दिखा जाए कि तिब्बत की तरफ जा रही थी, हिमालय के उस ओर जा रही थी, उत्तरी ओर जा रही थी, वह खसक जाएगी नीचे की तरफ। ठीक ना? क्यों? क्योंकि पवने आपको पता होगा जो पवने होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो कहां से कहां चलती हैं। तो पवने आपको पता होगा, पवन विंड जो होता है वो हमेशा चलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। तो लो प्रेशर इधर क्रिएट हो गया तो वो इधर आने लगेगा, है ना? तो उधर आने लगेगा तो इस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि यह पश्चिम वाला क्षेत्र है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, तो उत्तर वाले क्षेत्र माने विश्व के मैप में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर से ठंडी हवाएं चलेंगी इस समय। अब आप कहेंगे कि उस समय उधर से क्यों इस समय ठंडी हवाएं चलेंगी? क्योंकि ये महीना मतलब जो देख रहे हैं इसमें दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर या जनवरी के समय में ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दक्षिणी अयनांत पे रहता है सूर्य, इस समय दक्षिणी अयनांत में होगा। दक्षिणी अयनांत का मतलब कि पृथ्वी जैसे हमारी है तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पे वो उसका प्रकाश सीधे सीधे पड़ रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी ऐसी है तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश पड़ रहा होगा सीधा सीधा। ठीक ना? तो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण उत्तर भाग में तो ठंडा होगा, तो ठंडा होने के कारण यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि ठंडी हवा इधर से आ रही थी और इधर रेगिस्तानी इलाका होने के कारण या मुख्य रूप से अन्य जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर था अपेक्षाकृत हाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रदूषणकारी जो गैसें हैं उन या ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, है ना, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसका मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो उसके कारण ग्लेशियर पिघलना हो गया या फिर यह हवाएं जो है धरातल हवाएं गर्म होकर आ रही है। तो फ्लड जो है मैं बता रहा था कि किसके कारण आया, तो इसी कारण है ना। तो यहाँ पे फ्लड तो आ गया। अब दूसरी बात आती है कि फ्लड अगर ये आ गया यहाँ पे तो मुख्य रूप से मतलब बारिश यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो बारिश ज्यादा होने के कारण फ्लड कैसे आ गया, फ्लड कैसे आ गया? तो ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं यहाँ पे जो है कण अगर आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पे कणों में जो है मतलब ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र जो पड़ते हैं उनके कणों में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे प्लेस नहीं होता है, मतलब रिक्त स्थान भी नहीं होगा। तो रिक्त स्थान न होने के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से जो वर्षा का जल है वह नीचे मतलब सूख नहीं पाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फ्लड के रूप में आने लगता है। तो यही सारी चीजें थी। ठीक ना? बाकी आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे, मैंने बाकी बता दिया। थोड़ा सा लोकेशन बेस्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन जान लीजिए कि कहाँ पे है, कहाँ पे आया हुआ है। हालांकि आप जानते ही होंगे ये ओमान वाला पार्ट है ना, यह यूनाइटेड अरब अमीरात यहाँ हुआ है, कतर और बहरीन वाला पार्ट है। बहरीन टोटल जो है द्वीपीय देश है और कतर आप देख ही रहे हैं। इसमें आपको दिखाई देगा, यहाँ से थोड़ा सा पूछ सकता है कि जैसे बहुत लोग जब जूम ये नहीं किया गया रहता ना तो थोड़ा सा यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यह जूम किया गया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो ओमान वाला क्षेत्र है ना और ये ईरान वाला क्षेत्र है, इसी के बीच में एक स्ट्रेट पाया जाता है, जल संधि पाई जाती है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है या हार्मुज की जल संधि कहा जाता है ना। अब हार्मुज की जल संधि में आप देखेंगे किसको किसको जोड़ रहा है, तो फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम कर रहा है और अलग कर रहा है ईरान को किससे, मुख्य रूप से ओमान से। ठीक ना? तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारे जैसे मट्टी साल्ट फ्लैट आपको दिखाई देगा, अल समील साल्ट फ्लैट दिखाई देगा। यहाँ पे ये सारी चीजें रेगिस्तान इलाका है, गल्फ कंट्रीज में आपको दिखाई देगा। अब देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा दुबई में जो है रियल रेंस हुआ है, जिसके कारण हैवी रेंस के कारण ज्यादा मात्रा में वर्षा के कारण ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो मैं बता रहा था आपको, बताकर क्या है, तो बताकर मैं यही बता रहा था कि दो विभिन्न स्वभाव वाली जो वायु राशियां होती हैं, जो ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा, ये सब विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो विभिन्न स्वभाव वाली अगर जो वायु राशियां हैं वो जब मिलती है
उसके ढलुआ सतह का निर्माण होता है, जिसे उसे ये क्या कहा जाता है, वताग्र कहा जाता है। खासकर कहाँ बनता है, मध्य अक्षांशों में बनता है, मैंने बताया ही। और भूमध्य रेखा पर वताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा मात्रा में समान रूप से पाई जाएंगी, यह इसलिए यहाँ पे मतलब भूमध्य सागर में कह रहा हूँ, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पे आपको वताग्र नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो जहां पे अब शीत वताग्र ज्यादा होगा, शीत वताग्र ज्यादा होगा मतलब तेज होगा, और आपको दिखाई देगा गर्म वताग्र थोड़ा सा कम होगा। शीत वाला यानी जो ठंडा वाला है वह थोड़ा सा तेज हो, और मुख्य रूप से अगर आपसे कहा जाए कि गर्म वाला थोड़ा सा लो हो, तो क्या होगा, ये तेज वाला, ये गर्म वाला आ रहा है, अब ये तेज वाला जाके इसको ढकेलेगा, तो ढकेलेगा तो थोड़ा सा पीछे ढकेलेगा, तो क्या होगा, गर्म हवा जैसे ही ठंडी हवा से टकराती है ऊपर उठ जाती है। तो यह मुख्य रूप से क्या करेगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, अब ऊपर उठेगी तो ऐसे टकराएगी तो ये ठंडा हो जाएगी, मतलब ये ठंडी हवा से टकराएगी तो ठंडा होगा। तो इतना ही एरिया में ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। तो जब ठंडी वाला वताग्र, ठंडा वताग्र तेज होता है तो ज्यादा दूरी तक वर्षा नहीं होती है, बल्कि वताग्र ढाल अधिक होता है तो थोड़े समय के लिए वर्षा होगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी, ठीक ना। और ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी मतलब अधिक समय तक रुकने पर तड़ित झंझा बन जाता है, ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है, एक ही जगह पर कपासी मेघ का निर्माण होता है, ठीक ना। मैंने बताया कि इस कारण से। और दूसरा चीज है जहां पे आपको दिखाई देगा कि ये वाला मतलब उष्ण वाला यानी गर्म वाला जो है आपको दिखाई देगा कि यह तीक्ष्ण है, मतलब तेज है, गर्म वाला तेज है और ठंडा वाला थोड़ा सा लो है। तो इसमें क्या होगा, ठंडा वाला जब लो है तो ये गर्म वाला क्या होगा, इसको ढकेलते हुए जाएगा, ढकेलते हुए जाएगा यहाँ तक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है आपको दिखाई देगा कि यह धीरे धीरे ये ठंडी हवा क्या करेगी, नीचे से यह ऊपर वाला गर्म हवा को क्या करेगी, ठंडा कर देगी। तो ठंडा कर देगी तो एरिया के मुताबिक देखा जाए तो ज्यादा दूरी तक क्या होगी, वर्षा होगी। तो ज्यादा दूरी तक होगी और थोड़ा सा धीमे धीमे वर्षा होगी, ज्यादा दूर तक हो गई और कुछ लंबे समय तक होगी वर्षा, ठीक ना। तो यह किसके कारण हो रहा है, यह उष्ण वाला जब तेज हो रहा है इसके कारण। देखिए ये वार्म एयर जब तेज हो रहा है और ठंडा हवा धीरे धीरे आ रही है स्लोप बन के, तो यहाँ से नीचे वाला तक इतने एरिया को क्या कर लेगी, ये कवर कर लेगी, ठंडा कर लेगी, तो वहां पे वर्षा होगी मुख्य रूप से, ठीक ना। तो बता कर आप समझ चुके होंगे ये कहाँ पे हुआ, यूएई जैसे क्षेत्रों में आपको दिखाई दिया होगा, यूएई वगैरह क्षेत्र में आपको दिखाई दिया है, यहाँ पे फ्लड वगैरह, देखिए कैसा फ्लड जैसा सिचुएशन, बिल्कुल ट्रैफिक्स भी। अब आप कहेंगे कि जैसे मैंने बता रहा था कि रेगिस्तान वाला इलाका है या वहां पे, लेकिन रेगिस्तान ऐसा है जहाँ पे सपाट है, मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से, तो इसलिए यहाँ पे वर्षा का जो है संचयन, मैंने वर्षा का जो पानी है, जल है, वह सोख नहीं पाता है। और दूसरा कारण देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना बड़े लेवल पे बना हुआ है, जिसके कारण जो है जल जो है या जो सड़क है या रेगिस्तान वाले जो इलाके हैं सूख नहीं पाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे पानी लगेगा, तो ये सारी चीजें जिसके कारण फ्लड आपको दिखाई देगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस में बैठने वाले हैं, तो 90 दिनों का एक बहुत ही अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है मेंस के लिए चलाया जा रहा है। आप आसानी से इससे जोड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों सुविधाएं हैं, बाइलिंगुअल है। और आपके लिए मुख्य रूप से विशेषज्ञ भी रहेंगे और मेंटर्स भी रहेंगे जो आपको मुख्य रूप से मेंटर करने का काम करेंगे। और अच्छे नंबर लाने के लिए और किस तरह से मेंशन किया जाए, आप अपने आंसर राइटिंग मेंशन कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से इससे क्या होगा, यहाँ पे मतलब शहरी और सार्वजनिक जीवन पर भी मुख्य रूप से असर पड़ेगा। अब इसका क्लाइमेट चेंज से भी आपको रिलेट करके जोड़ सकते हैं, अब इसके सॉल्यूशन के रूप में भी क्लाइमेट चेंज से इसका मुख्य रूप से जोड़ सकते हैं, कोरिलेट करके, ठीक ना। जलवायु संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, क्यों, क्योंकि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे कम होती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हुई है वर्षा। क्यों हुई है, मैंने अभी बताया है, क्योंकि रेगिस्तान का मिट्टी सघन और काफी हद तक अभेद होता है, बारिश का पानी अवशोषित होने के बजाय जल्दी बह जाएगा। जहाँ पे जब अभेद होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी ऊपर ही रहेगा, मुख्य रूप से सोखेगा ही नहीं। और कंक्रीट और पक्की सतहें होगी तो वो क्या करेंगी, जल प्रवाह को और भी तीव्र कर देंगे। तो इसके मुख्य रूप से सीमित वर्षा भी अगर हो रही है तो वहां भी बाढ़ का कारण बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लड आता है, ठीक ना। तो ये एरिया था जिसको मैं बता रहा था, यह पर्शियन गल्फ वगैरह का जो एरिया है, और यह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा, ये सब पश्चिमी जो एशिया के देश हैं, यह मुख्य रूप से देश है ना। तो निम्न दाब वाली मौसम प्रणाली हुआ है, वायुमंडलीय अस्थिरता यानी मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा, तो यह किसके कारण हुआ है, तो वाताग्र के कारण हुआ है, जो अभी हाल ही में मैंने आपको समझा है कि वाताग्र क्या होता है, किसके कारण होता है मुख्य रूप से, है ना। तो हालांकि इसका सबसे बड़ा जो है एक
देखा जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। और समझिए जलवायु परिवर्तन अगर ऐसे ही ना रोका गया और जलवायु परिवर्तन होते-होते मुख्य रूप से जलवायु प्रभावित होते-होते और बढ़ गया, जलवायु ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो गई या ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन भी और ज़्यादा मात्रा में होता रह गया और जैसे अगर अलग-अलग टेक्नोलॉजी से लेके और भी मुख्य जो टूल्स हैं उनका उपयोग नहीं किया गया, प्रतिबंधित न किया गया, तो आने वाले समय में जो तटीय देश हैं या तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आर्थिक नुकसान क्या होगा, उसका सामाजिक नुकसान क्या होगा, उसका सांस्कृतिक नुकसान क्या होगा, इस सभी पहलू जो है आप देख सकते हैं बड़े लेवल पर एक तरह से एक सभ्यता को ह्रास करने के लिए भी मतलब अत्यंत जो है आप देख सकते हैं उसकी तरफ इंगित करता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसे हुआ, मुख्य रूप से समाप्त हो गया। तो एक पहलू इसका उससे भी जोड़ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन कोई एक दिन की घटना नहीं है कि एक दिन की घटना से जलवायु परिवर्तन हो गया और बाढ़ आ गया, दह गए सब लोग और पूरा सभ्यता समाप्त हो गया, नहीं। लेकिन यह बड़े मात्रा में और बहुत बड़े लेवल पे बड़े वर्ष में बहुत समय में आता है और बहुत समय के संख्याओं के मौसम के पैटर्न का योग होता है, जिसमें अगर आप पहले से टूल्स का अगर मुख्य रूप से इस्तेमाल नहीं किए तो वही होगा सभ्यताओं का नाश। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सभ्यता तो नाश नहीं होगा, तटीय क्षेत्र होंगे, जो क्षेत्र होंगे वो प्रभावित होंगे, शहरी जनजीवन से लेके जो भी जनजीवन है वो प्रभावित होगा और तब जाके ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं अल्टीमेटली रूप से बड़े स्तर पर जाके प्रभाव डालेंगी। तो यह फ्लड है और यहाँ से एक चीज और है कि शहरीकरण जो बढ़ रहा है, बड़े लेवल पर जो शहरीकरण हो रहा है, खासकर नदियों के किनारे, है ना? नदियों के किनारे या जो बैंक है, रिवर बैंक है या ओशन बैंक है, उनके किनारे अगर देखा जाए, ज़्यादा मात्रा में जो शहरीकरण पर्यटन, देखिए पर्यटन ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल पर्यटन रखा जाए, बल्कि वहाँ पे ये नहीं कि अब जाके जो भी चाहे वो भी जाके वहाँ पे घर बना ले। तो उस स्थिति में क्या होगा? वहाँ पे दबाव होगा, दबाव होने के कारण ये कहीं न कहीं फ्लड और प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देगा और ऐसी आपदाएँ आती ही रहेंगी जब तक कि सभी यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री सभी जो है प्रतिबद्ध होके अपने ऊपर काम ना करें तब तक, है ना? हालाँकि बहुत सारे कॉप आए, बहुत सारे कॉप हुए, लेकिन फिर भी अभी वो गतिरोध चल ही रहा है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उनका वही हाल है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।